जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रैक्शन हमको कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में दिख रहा है प्लस डिफेंस में आ रहा है, यहाँ पे भारत फौज बहुत वेल पोजीशनड है। इनफैक्ट इनकी अटैक गन जो अभी इन्होंने मिलिट्री को सप्लाई की है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहेगी। यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम करीबन 8 से 12 महीने के लिए जो टारगेट प्राइस फेयर वैल्यू दिखती है वो करीबन 1050-1100 है। और दूसरी कंपनी ABFRL है। मुझे लग रहा है, देखिए कंजम्पशन स्पेस में इन्होंने बहुत अच्छे ब्रांड्स बाय किए हैं, प्लस फर्स्ट हाफ का जो FY23 का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ा आ गया है। अगले हाफ में और भी अच्छा परफॉर्मेंस आने की अपेक्षा है, क्योंकि फेस्टिवल क्वार्टर का इम्पैक्ट भी रहेगा, प्लस जिस प्रकार से अभी पोस्ट कोविड अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड इस साल आएगी। करीबन हमको लग रहा है इस साल कंपनी 350 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल करीबन 118 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 400 रुपये का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो इसको डेफिनेटली कोई भी करेक्शन में या करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। ओके, तो भारत फोर्ज और AB फैशन दो काउंटर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये जो खबर चल रही है अविनाश जी, AB फैशन बेवकूफ़ ब्रांड को खरीद सकता है। कंपनी ने ना ही डिनाई करा है ना ही एक्सेप्ट करा है, बट खबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है बाजार में। 100 करोड़ की ये डील हो सकती है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई भी डील के पहले ओपनली कोई भी सेलर या बायर एडमिट नहीं करेगा, बट अगर ये डील कंप्लीट होती है दीपांशु, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बेनिफिट ABFRL को आएगा। इनफैक्ट आपने अगर देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल में कंपनी ने एग्रेसिवली ब्रांड्स खरीदे हैं और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्राइवर रहेगा अगर ये डील इन द नियर टर्म कंप्लीट होती है। बट डेफिनेटली इवन करंट ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ABFRL बहुत ही वेल पोजिशन्ड है रिटेल स्पेस में, और डिमांड सेकंड हाफ में अच्छी तरह से तेजी से अगर आती है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। नया मुझे लग रहा है कि देखिए फर्टिलाइजर स्पेस इसलिए फोकस में है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि गवर्नमेंट यूरिया प्राइसिंग के ऊपर और एग्री आउटले के ऊपर स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है। एग्री सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रकार का पिछले बजट में भी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे, तो लग तो रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्रो केमिकल स्टॉक्स ये फोकस में रहेंगे। ज़्यादातर जो कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करती है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी और बेनिफिट्स मिले, तो डेफिनेटली RCF हो या चंबल फर्टिलाइजर्स हो, कोरोमंडल हो, ये सारे स्टॉक्स हमको लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आज अगर बाजार थोड़ा सा नरम खुलता है तो खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 महीने में अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल लग रही है। विराज जी, क्या व्यू बनता है रिलायंस पर? कल तो इसने शानदार लीडरशिप दिखाई, 2700 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर और एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं सर इसके लिए? दीपांशु, देखिए रिलायंस में जो सबसे बड़ा नियर टर्म का ट्रिगर है वो 5G का रोल आउट है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 5G के सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि माना जा रहा है कि रिलायंस इनिशियली 5G को बहुत एग्रेसिवली बेचेगा और ऑब्वियसली मार्केट शेयर गेन की कोशिश करेगा इन द नियर टर्म। दूसरा, इनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है, जो उन्होंने कहा है कि वो डीमर्ज करेंगे, उसकी सेपरेट लिस्टिंग करेंगे, उसका भी पॉसिबली जनवरी और मार्च के क्वार्टर में एक पॉसिबिलिटी लग रही है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार का पेमेंट मार्केट है और जिस प्रकार का वेल्थ और ब्रोकिंग मार्केट है, यहाँ पे रिलायंस एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा। और क्रूड के प्राइसेस जो घटे हैं उसका बेनिफिट आपको शायद चौथे क्वार्टर में इनके GRMs में भी देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 अच्छे फैक्टर्स है जो मार्केट पसंद कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपसाइड के लिए अभी भी जगह बाकी है। मुझे लग रहा है कि अगर हम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले तो ये स्टॉक 3000 रुपये का भी पोटेंशियल रखता है। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जो लेवल है यहाँ पे आपको अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 2850, 2875 भी मिल सकता है। बट लॉन्गर टर्म के लिए, यानी 12 महीने की अगर टाइम फ्रेम कोई रखता है तो 3000 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है। डेफिनेटली रिलायंस कल के रैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, बट 6 to 12 मंथ्स टाइम फ्रेम आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे भी लग रहा है कि देखिए जो प्राइस अभी BSE ट्रेड कर रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है। अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखता है। हमारा मानना है कि देखिए अगले साल में होपफुली NSE का IPO भी आएगा। उसके बाद जिस प्रकार से वॉल्यूम्स अभी एक्सचेंज पे बढ़ रहे हैं, इसका फायदा BSE को जरूर मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से कम 625-650 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक थोड़ा निवेश जरूर बनता है। तो इसमें डेफिनेटली कोई बात नहीं कि अगर मार्केट थोड़ा और भी खराब होता है तो बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। अच्छी खासी कमाई आपको 6 to 12 मंथ में मिल सकती है। देखिए मुझे
लग रहा है कि टायर स्टॉक्स में तेजी का मेन कारण ये है दीपांशु कि एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी घटे हैं और दूसरा नेचुरल रबर प्राइसेस करीबन 25-30% अपने हाई से नीचे आ गए। तो ये दोनों फैक्टर्स टायर कंपनीज के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो चौथी तिमाही आएगी, दैट इज जनवरी टू मार्च, यहाँ पे आपको अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। जो बड़े प्लेयर्स है ऑब्वियसली सियाट है, उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, तो इनका जो आउटलुक है वो मेरे ख्याल से अगले 3 या 6 महीने में और पॉजिटिव होना चाहिए। बट एक छोटी एमएनसी टायर कंपनी है जिसका नाम है गुडियर इंडिया, ये भी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने पिछले साल किया था और मुझे लग रहा है कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एमएनसी प्रमोटर है, बिल्कुल डेट फ्री बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड टायर्स, पैसेंजर्स कार में इनका एक्सपोजर है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो टायर सेक्टर डेफिनेटली बजिंग रहना चाहिए एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए। देखिए IRFC एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एक ही कस्टमर को केटर करती है और वो इंडियन रेलवेज है। जिस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवे का प्लान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनली 30-40% जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वो IRFC का केटर करता है। तो डिमांड मुझे लग रहा है आने वाले बजट में एक्सपेक्टेशंस है कि रेल इंफ्रा को लेके काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान्स गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका टैक्सेशन का बेनिफिट है, IRFC एक ऐसी कंपनी जिनको टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है उनके अर्निंग्स ग्रोथ के लिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिन्होंने अभी भी खरीदा है थोड़ा सा सब्र रखे, क्योंकि अगर होपफुली रेलवे बजट अच्छा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 40-45 का भी टारगेट प्राइस इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स में पॉसिबल है। ज़्यादातर लोग इसको डिविडेंड यील्ड स्टॉक मानते हैं क्योंकि इसमें डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ओवरऑल बोथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर 12 महीने का अगर कोई व्यू रखता है तो 40 रुपये प्लस का एक नियर टर्म का टारगेट भी बन सकता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए और ज़बरदस्त मूड में रहे IRFC। ऑफ कोर्स बाकी रेलवे स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में रहे, बट IRFC देखिए एक महीने में 50% की रैली, ये काउंटर आपको दिखा गया। अविनाश जी, अभी थोड़ी देर पहले 6.5% नीचे दिख रहा था, 4.5% नीचे वैसे है इस समय लॉरस लैब्स। इतनी बड़ी गिरावट कुछ सुनने में आ रहा है सर, या फिर कोई व्यू इस पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए इनका जो ARV का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको वापस स्टेबलाइज करने में और टर्न अराउंड करने में काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहे। दूसरी बात, आज कल मैं पढ़ रहा था कि कोटक ने एक बड़ा सेल कॉल इसके ऊपर दिया है, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर इस स्टॉक पे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, बट जब तक फ्रेश कमेंट्री मैनेजमेंट से आती नहीं है मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहे एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म। करोड़ शेयर्स के यहाँ पर आपको अभी सौदे होते दिखे, तो बड़ी ब्लॉक डील हुई है जहाँ तक RVNL का सवाल है और लगातार रेलवे स्टॉक्स रेडार पर हैं। IRFC की तो हमने अभी बात करी थी, RVNL भी देखिए पिछले एक महीने में डबल हो गया है ये काउंटर। एक महीने का चार्ट पुल अप करिए RVNL का, एक महीने पहले या आप कह सकते हैं नवंबर की शुरुआत में 40 रुपये हुआ करता था ये स्टॉक, आज 80 रुपये पर आपको RVNL दिख रहा है। अविनाश जी, इस पर भी ज़रा नज़र डालें, IRFC 50% भागा एक महीने में, ये तो डबल हो गया सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये भी कंपनी पहले तो बहुत स्लो चलती थी, लेकिन अभी जिस प्रकार का इंटरेस्ट रेल इंफ्रा में आया है, मुझे लग रहा है कि आगे भी मुझे लग रहा है पोटेंशियल काफ़ी है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस है इस सेक्टर पे, मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर बुक और बढ़ेगी, रेवेन्यू ग्रोथ और तेज़ी से आएगा। हालांकि स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा है, तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश खरीदारी थोड़ी सी करेक्शन पे करना चाहिए, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि लग तो रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ 23 भी बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। और उसके बाद जो भी कमेंट्री आएगी और जो भी अनाउंसमेंट्स बजट में आएंगे उसका असर आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि छोटे समय में स्टॉक बहुत जल्दी भाग चुका है। ओके, तो नज़र रखिए RVNL बहुत ही छोटे टाइम में डबल हो गया, बट पोटेंशियल है। अब वही है, काफ़ी शार्प रन अप ऑलरेडी इन सारे रेलवे काउंटर्स में आपको होते हुए दिख चुका है। देखो दीपांशु, मुझे लग रहा है कि बायबैक का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ओपन मार्केट से है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले साल में होपफुली बायबैक होता है तो आगे चल के जो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, अर्निंग्स है, वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और ये बहुत अच्छी बात है
कि मैनेजमेंट ने जो एक्सेस कैश इनके बैलेंस शीट पे है वो बायबैक के लिए यूज़ किए, तो लॉन्गर टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट जो सबसे बड़ा ट्रिगर आईएक्स के लिए आने वाले क्वार्टर्स में रहेगा वो बेसिकली उनका डिसीजन है कि कार्बन मार्केट में वो एंटर करने वाले हैं, क्योंकि कार्बन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर उनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलती है तो मेरे ख्याल से वो इंडिया का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सचेंज रहेगा जहाँ पे कार्बन का ट्रेडिंग होता है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ग्लोबली ये मार्केट बहुत बड़ा है। इंटरनेशनली जिस प्रकार का ESG का नॉर्म हुआ है, जिस प्रकार का सोशल इम्पैक्ट पोल्यूशन के ऊपर आया, तो इसका इम्पैक्ट इस बिजनेस पे बहुत पॉजिटिवली पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ अगर फ्रक्टिफाई होती है और ये कार्बन ट्रेडिंग में उतरते हैं तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं, तो यहाँ से बहुत लंबी तेजी वापस देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी वो भी जिनको करना है थोड़ी सी लंबी अवधि के प्लानिंग के हिसाब से करिए, क्योंकि 2:1 के बोनस के बाद थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर इक्विटी पे आए, बट फंडामेंटल बिजनेस की बहुत बढ़िया है। तो मैं खरीदने की राय दूंगा, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए। वापस एक्शन में आ जाएगा, परेशानी नहीं है, बट थोड़ा लंबा समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। जी सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, जो मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक स्पेशलिटी लुब्रिकेंट प्लेयर है। कंपनी का नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक हमने आपके चैनल पे कई हफ्तों पहले रेकमेंड किया था जब वो प्राइस 300 के नीचे था। स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का कारण ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी घटे हैं और ये एक स्पेशलिटी कंपनी है। करीबन 75% जो रेवेन्यू आता है वो स्पेशलिटी बास्केट से आता है। पिछले साल 2800 करोड़ पे इन्होंने 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 285-90 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अर्निंग्स अगर हम देखें तो इस साल करंट ईयर की करीबन 40 रुपए की आने की अपेक्षा है। तो अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, जीरो डेट बिजनेस है, काफ़ी कैश कंपनी के बुक्स पे। तो इसको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि करीबन 400 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक है जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस प्राइस के खरीदना चाहिए।